सबसे महत्वपूर्ण चीज देखिए, मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि देश में बेरोजगारी बड़ी चरम स्तर पर है प्रतीक साहब इस समय, और सरकार कहीं न कहीं उन बेरोजगार युवाओं का शोषण कर रही है। ये पूरा का पूरा जो सरकार ने कहा कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देने के बाद, ये आदर्श रूप में कहानी बहुत आसान चीज है कि उनको हम दूसरे सेवाओं में देंगे। अभी देखिए, अर्धसैनिक बलों में कम से कम 2 लाख से ऊपर के पद खाली हैं। एक भर्ती निकली 2018 में अर्धसैनिक बलों के लिए, उनकी ज्वाइनिंग में उसमें से कुछ लोगों को ज्वाइन करा दिया गया, 50,000 लोगों को, बाकी पद खाली रह गए। पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई। वो लोग देखिए नागपुर से बेचारे जो है कि पैदल पदमार्च कर रहे हैं, 1065 किलोमीटर की वो यात्रा कर रहे हैं। तो आप ये सरकार कितनी गंभीर है, किस तरह से प्रक्रिया पूरी करती है, और बच्चे इस पे आश्वासन करें कि नहीं उनको तो एक्स जगह पे उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा, वाई जगह पे मिल जाएगा। अगर वो सारा क्राइटेरिया आर्मी के लिए पूरा कर रहे हैं तो फिर उनको आर्मी में सेवा करने में क्या दिक्कत है उसमें? अगर सरकार के पास बजट की कमी आ रही है तो मैं कह रहा हूं कि पीएम केयर फंड में आपने देशवासियों से आह्वान किया ना, बढ़ाइए सेना का बजट। इस देश के लोग एक टाइम खाएंगे, लेकिन वो सेना के बजट में कमी नहीं होने देंगे। बजट में कमी के नाम पे नहीं, बजट में कमी के नाम पे इस तरह की चीजें। मैं देखिए, मैं उसी पृष्ठभूमि से प्रतीक साहब, मैं उसी राहुल, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, आप इकोनॉमिक्स जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, और जो सैलरीज होती हैं, वो पेंशन होती है, वो इकोनॉमिक्स में उस बजट में किस हिस्से से मद से आती है? मैं सही कर रहा हूं, आपको बजट बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन अगर कोई फंड करके उसको दिया है, वो दैट इज नॉट पॉसिबल। मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम लोग के पास जो रक्षा चुनौतियां हैं, जिस तरह से बगल में चीन है या तमाम आसपास की गतिविधियां चल रही है, ऐसे समय में नहीं देखिए, मैंने एक चीज बताइए, सरकार अब तक तो कह रही थी कि हमने 1 रैंक 1 पेंशन दिया। यहाँ पे कौन सा रैंक दिख रहा है, कौन सा पेंशन दिख रहा है? मैं 21 साल बाद वो बेचारा सेना में सेवा भी करे और फिर बेरोजगारी का मनोवैज्ञानिक भाई 2004 के बाद कहां से पेंशन थी, किसके पास पेंशन थी? राहुल जी, 2004 के बाद किसके पास पेंशन थी? पार्टिसिपेटरी पेंशन तो थी ना सर, पार्टिसिपेटरी पेंशन है 2000 नहीं तो 4 साल के बाद, 4 साल के शॉर्ट कमीशन के बाद यू आर गेटिंग एन अमाउंट ऑफ 12 लाख रुपीस। देखिए, एक चीज मैं कह रहा हूं, जनरल शिवाज साहब, सबसे पहले मैं इन्हें सलामी देता हूं। सबसे पहले देखिए, मैं सलामी दे रहा हूं, बहुत ही खुल के स्पष्ट। राहुल जी, आई ऑलवेज वेलकम। मैंने पहला सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अगर कहीं से भी कोई सवाल आता है तो वेलकम किया जाना चाहिए, स्कीम को ठोक बजा के अच्छा किया जाना, लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए सड़कों में युवाओं को लाके छोड़ देना, यह गलत बात है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। ऑफकोर्स राहुल, ये कौन सा तरीका होता है राहुल जी? राहुल जी, आपको बताइए ये कौन सा तरीका होता है? मैं आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि सभी छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन करें, शांतिपूर्ण आंदोलन आपका अधिकार है, ये मैं मानता हूं, लेकिन सीधे ये कह देना कि नहीं इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो छात्रों को भड़का रही है। वन बाय वन आपने कह दिया यहां से छात्र जो है शांतिपूर्ण आंदोलन करें। मैं आह्वान बिल्कुल करूंगा। कौन रिस्पांसिबिलिटी लेगा? ये जो यहां पे बर्बादी हुई, कौन रिस्पांसिबिलिटी लेगा? सर, मन की बात जब इतना करते हैं तो एक बार कम से कम इस योजना को लाने से पहले छात्रों की मन की बात भी तो कर लेते हैं। आप बोले कि दंगा फसाद करने के लिए सड़क पर नौजवानों का सवाल जवाब देना मुझे, मैं आ रहा हूं जी, मैं आ रहा हूं, ऑफकोर्स आ रहा हूं जी, क्विक पॉइंट। यहाँ पे 2 विषय बिल्कुल अलग हैं। पहला प्रश्न यह है कि क्या यह सेना के लिए उचित है या नहीं। दूसरा ये जो इनने बेरोजगारी की बात की, दूसरा प्रश्न वो उठता है। मैं दूसरे प्रश्न को पहले लेना चाहता हूं। किसी भी सरकार का यह दायित्व नहीं होता कि डायरेक्टली वो किसी को जॉब दे। किसी भी देश में, हम भारत में देखें या विदेश के किसी भी देश को अगर उठाएं, तो कोई भी सरकार 2% से ज्यादा नौकरी नहीं दे सकती। सरकार का दायित्व यह होता है कि क्या वह एक उचित वातावरण बना रही है एम्प्लॉयमेंट के लिए। प्रश्न यहां पर यह है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट में लगभग 40 लाख एम्प्लॉइज हैं पूरे हिंदुस्तान में। पूरा अगर हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स देखें और स्टेट गवर्नमेंट की भी अगर एम्प्लॉयमेंट को देखें तो हमारा 3% ही होता है एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं कि जो रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं, जो 45 से 50 हजार सोल्जर्स रिक्रूट होंगे, हमें यह देखना है कि क्या ये उनके भविष्य के लिए अच्छा है या नहीं है। जो भी छात्र आज सड़क पर है उनके बीच में, मेरी बात पूरी होने दें, उनके सामने स्पष्टता लाने की जरूरत है। यहां पर 2019 में जो लिया गया हेल्थ का हुआ पैरामीटर्स हुए, उसके बाद उनकी भर्ती नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं अब इसी स्कीम के तहत होगा, इसी स्कीम के तहत। यहाँ पे वो मुझे मालूम है, वो आपका पॉइंट ठीक है, वो वैलिड पॉइंट है। हमें ये स्पष्टता लाना जरूरी है कि जिस तरह की आगजनी हो रही है, जिस तरीके से पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है, अगर आप उसको एंडोर्स कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नागर साहब इनकी बात में मैं इत्तेफाक नहीं रखता। हमारे साथी विद्वान व्यक्ति हैं। यहाँ तो मोदी जी का चुनाव ही पहला 2 करोड़ साल की नौकरियों के ऊपर हुआ। ये तो भाजपा सत्ता में ही उस दम पे आई है। तो आपको रोजगार की बात तो करनी पड़ेगी और रोजगार तो देना पड़ेगा।
और रोजगार देने में ये सरकार विफल रही है। सरकार कह रही है हम देना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से पूर्णता विफल रही है। लोगों की नौकरियां, मेरी केंद्र में सरकार नहीं है, मेरी केंद्र में सरकार नहीं है। केंद्र में सरकार बनेगी, सबको रोजगार मिलेगा, और जिसको रोजगार नहीं मिलेगा उसको न्याय स्कीम के तहत 72,000 रुपए मिलेगा। सच्चाई इनकी बोल दी। आप उसमें मुझे बता दीजिए, मैं मान जाऊंगी आपको। अब मैं वहीं बैठ जाता हूं। नहीं, सच्चाई बोले तो नागर जी आपको इसलिए वहां खड़ा किया है। नागर जी नागर जी मैंने आपको ममता के अंदर ये चल रहा है। नागर जी मैंने आपको, मैंने क्या बोला भाई? नागर जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख कैश। बिल्कुल आप पूछिए, पूछने में कोई अर्ज नहीं। नागर साहब इसलिए आपको वहां पे खड़ा किया है। नागर साहब आपको इसलिए वहां खड़ा किया है। बुलाया करिए। नहीं बुलाया ना, लोगों को अच्छा ही नहीं लगता, हम अपना जा रहे हैं। नहीं यही तो मुश्किल है। बोल दिया जिसको सवाल पूछना वो कह रहा हम जा रहे हैं। नहीं आप जाएंगे नहीं, आप सवाल पूछेंगे। चले जाते हैं। हमें बस्ती नहीं है। आज समय ये है। वन बाय वन। नागर साहब देश को चलाइए। लोगों ने आप पर भरोसा किया है, आपको मैंडेट दिया है, लेकिन आप कभी नागर साहब लोग तो कह रहे हैं कि आपने बड़े बड़े आंदोलन पिछले 1.5 साल में कर दिए, और क्या हुआ आपको पता चला? आप उसी तरह से फिर से बरगला रहे हैं लोगों को। आप उसी तरह से लोगों को बरगला रहे हैं। सवाल टेढ़ा है लेकिन मुश्किल में है। और ये जो युवाओं का आंदोलन है, स्वस्फूर्त आंदोलन है। अरे भाई युवा जवाब मांग रहा है, आप जवाब दीजिए। आप विपक्ष के ऊपर घुमा रहे हैं। अरे विपक्ष का क्या लेना देना है? विपक्ष तो आपसे सवाल पूछ रहा है, जवाब देने से पहले आप इधर उधर भागने लगे। दीजिए 2 करोड़ नौकरियां। सरकार ने नौकरियों के लिए क्या किया? सबसे बड़ी बात है ये हम पूछना चाहते हैं। ये बताएं, साथी बताएं। वन बाय वन। मैं एक मिनट जी। क्यों आएगा आपको गुस्सा? मेरा सवाल सर से। सर ने ये दुष्यंत सर से। सर ने अभी एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार की जिम्मेदारी है रोजगार देना। ये हम मानते हैं कि सरकार की जिम्मेदारी रोजगार देना। तो अग्निपथ स्कीम से सरकार रोजगारी तो उत्पन्न कर रही है, तो पर अगर उससे रोजगार उत्पन्न कर रही है तो पहले तो दिया नहीं, अब दे दिया तो फिर इसमें ये है वो है, तो फिर ये ऐसा इस तरह विरोध के लिए विरोध है। विरोध के लिए विरोध क्यों है सर? नहीं विरोध के लिए सर एक और बात, सर एक और बात जवाब देना चाहता हूँ। लोग कह रहे हैं कि दुष्यंत जी भारत का युवा कर रहा है। जी सही भारत का युवा भारत की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा है। हमें दर्द है, हमें दुख है। राइट ये संपत्ति आपके पैसे से बनी है, मेरे पैसे से बनी है, हमारे पैसे से। सेना की भर्ती एक तो इतने समय से निकली नहीं थी, और अब सेना की भर्ती निकली है तो 4 साल की केवल निकली। और कई बार जंतर मंतर पे युवाओं ने प्रदर्शन भी किया। आर्मी में जिसकी तैयारी कर रहे थे युवा, उन्होंने प्रदर्शन भी किया। 4 साल की भर्ती करके कई युवाओं ने अपने जीवन लीला समाप्त भी कर दी। सर अब 4 साल की भर्ती करके फिर सर कहां जाएगा युवा? सर राइट, ये एक बेसिक सवाल जिसको कि हमने सबसे पहले लिया था। देखिए क्या मैं आ रहा हूं नगर साहब, मैंने ये कहा कि असुरक्षित होगा युवा, ये सवाल मैंने सबसे पहले सर आपके पास रखा था। और दूसरा सवाल ये रखा था कि क्या कंप्रोमाइज हो जाएगा आर्मी के साथ? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आर्मी तो यंग होगी हमारी, और यंग हो जाएगी, और एक अच्छा सा पूल होगा, एक बहुत बेटर पूल होगा, तो वो कंट्रीब्यूट कर सकता है सेंट्रल फोर्सेस को भी, और आर्मी को अगर लगेगा तो 25% वो अपना ले सकता है। ये विन विन सिचुएशन। जैसे बदलाव क्या सर? दो तीन बातें हैं। एक तो कि इनमें जो 4 साल के बाद लेटर इंडक्शन हो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स और गवर्नमेंट के दूसरे, और दूसरा जो ये होना चाहिए कि जो भी 4 साल के लिए जवान है, अगर वो देश के लिए अपनी जान निछावर कर देता है या परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, उसको वही फायदे मिलने चाहिए जिस प्रकार से परमानेंट डिसेबिलिटी का तो उन्होंने रखा नहीं, वो 48 लाख उनका पैकेज अलग है। पैकेज अलग वो कर देगी गवर्नमेंट। मैं ये कह रहा हूं गवर्नमेंट 2 वजह से लेके आई थी कि पेंशन जो बिल बहुत ज्यादा था, मॉडर्नाइजेशन पैसा नहीं था, और दूसरा यंग प्रोफाइल, उसके लिए कर रहे हैं। मगर ये 2-3 बातें कर देंगे तो मैं आपसे एक सवाल, आपने बोलते बोलते एक सवाल बीच में कह दिया, अरे हम लोग तो लड़ते रहे नमक निशान के लिए। मैं आऊंगा उस पर सर, ऑफ कोर्स रेजिमेंट की बात मैं करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं युवाओं की ही बात कर रहा हूं ना सर। भैया जी, मैं चाहता हूं कि थोड़ा फैक्चुअल बात की जाए। फैक्चुअल बात ये कि अगर ये जो रिक्रूटमेंट्स है कुछ नियमित रिक्रूटमेंट्स के अलावा होता तो 4 साल का ये पैकेज तो युवाओं के लिए एक गिफ्ट होता। लेकिन नियमित रिक्रूटमेंट्स जो हैं, जो 17, 18, 19,
3 साल के जो हमारे केंद्रीय डिफेंस राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी ने जो लोकसभा में बताया, 1,65,000 रिक्रूटमेंट्स हुए थे। उसके बाद से 3 साल से बहाली बंद है। इस 3 साल में 1,65,000 होने चाहिए थे, वो नहीं हुए। और अब आगे जो होंगे वो समझिए कि 50,000 के हिसाब से हम 12,500 पर ईयर मान लेते हैं कि होंगे। तो हम जो नियमित रिक्रूटमेंट्स है उसको छोड़ करके हम 12,500 पे जा रहे हैं। और 12,500 का मतलब समझते हैं, एक्चुअली हर साल इस देश में सेना से 60,000 लोग औसतन रिटायर कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है, 60,000 रिटायर कर रहे हैं हर साल, और हम रिक्रूटमेंट्स करेंगे 50,000, उसमें भी कंटिन्यू करेंगे, उसका 1/4 12,500। तो इस तरीके से हमने पूरा इसका कैलकुलेशन निकाला सर। तो हम देखते हैं कि अगले 24 साल में हमारे पास जो फौज होगी उसके वो पेंशन रहित वाली सेना होगी, पेंशन वाली सेना नहीं होगी। ये एक बड़ी बात। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पेंशन को लेकर और भत्तों को लेकर एक बहुत बड़ी लड़ाई है, जिसको कि आपने पॉइंट आउट किया। और जो युवा सड़क पर है वो भी यही बात कह रहा है कि पेंशन को लेकर क्या है, पेंशन को लेकर। लेकिन वो जो गवर्नमेंट कहती है 4 साल के बाद आपको एक हम लमसम पैकेज दे रहे हैं, वो पर्याप्त है 4 साल के लिए। क्योंकि 22 साल में जब आप निकलते हैं तो 12 लाख रुपए लेके निकलते हैं और तमाम श्योरिटी के साथ निकलते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन आस्क। नियमित रिक्रूटमेंट्स जारी रखते हुए ये एडिशनल आता कि हम ये ला रहे हैं, युवा बना रहे हैं अपनी सेना को, फर्स्ट क्लास बात होती, सब लोग वेलकम करते, लेकिन आपने नियमित रिक्रूटमेंट्स खत्म कर दिए। प्रेम जी, मैं आपको एक चीज बोलना चाहती हूँ। पहली बात कि इस स्कीम के तहत 1850 हर दिन भर्ती होंगी और सालाना 46,000 बच्चों की भर्ती होंगी। आप बोलिए 25% उसमें से रिटेन भी किया जा रहा है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। 17 साल का बच्चा जो फौज में जाएगा, 4 साल नौकरी करेगा, 12 लाख का पैकेज लेके निकलेगा, उसके साथ साथ उसको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी। मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलेगी। 17 साल के बच्चे को रोजगार मिल रहा है, उसके साथ साथ इस देश की जो फौज है वो युवा फौज हो रही है, और उसके आर्मी को रिक्रूटमेंट कितनी करनी है, हमारे पास एक रिजर्व बन रहा है। ये हमें नहीं सोचना। प्रश्न यहाँ पे देश की सुरक्षा का है, कितनी रिक्रूटमेंट करनी है आर्मी में। हम रोजगार देने के लिए रिक्रूटमेंट नहीं होती आर्मी में, ये समझना जरूरी है मेरे बंधु को। यहाँ पे सुरक्षा, यहाँ पे प्रश्न सुरक्षा का है, कितनी रिक्रूटमेंट करनी है, कब करनी है, ये आर्मी का प्रेरोगेटिव है, ये हमारा आपका नहीं है। ना आप विशेषज्ञ हैं ना मैं विशेषज्ञ हूँ। राहुल ऑफ कोर्स ये सवाल ना मैं विशेषज्ञ हूँ ना ये सवाल लाइन में कह रहा हूँ, हमारी सेना मजबूत नहीं कमजोर होगी। 4 साल ये सवाल मैंने सबसे पहले रखा था। नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, आपने सवाल फिर से रख दिया। ये सवाल मैंने ये सवाल फिर से कहा, मैंने 2 ही सवाल आज रखे, मैंने कोई तरह का सवाल रखा इधर उधर का नहीं कि क्या सेना कमजोर होगी आप कहते हैं, और दूसरा ये कि जो युवा है जो सेना में जा रहा भर्ती 4, क्या वो असुरक्षित है, क्या उसका भविष्य अधर में है। ये 2 सवाल थे। पहला सवाल का जवाब सर मैं आपसे जानता हूं, और दूसरे का डिबेट के लिए फिर ओपन करूंगा मैं नागर जी के पास आके। जी पहला सवाल, क्या सेना से कॉम्प्रोमाइज हो रहा है? फिर से सवाल मैं वही दोहराता हूं। नहीं, ऐसा कहना तो गलत है, क्योंकि देखो 4 साल के लिए भी जो जवान आएंगे वो तो पूरा मन लगा के अपना काम करेंगे। मैं ये कह रहा था कि अगर नाम नमक निशान की जो बात करते हैं कि आज मैं जब भी फौज में था तो पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मैं देश के लिए अपनी जान तक निछावर कर सकता हूं। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि पूरा देश मेरे पीछे खड़ा हुआ है। ये जो 4 साल के लिए आ रहे हैं, इनके अंदर वो ही प्रोविजन दे दो, वो ज्यादा नहीं पैसा लगेगा, और गवर्नमेंट करेगी, मेरे को लगता है ये गवर्नमेंट करेगी, क्योंकि उनका जो पैकेज थोड़ा अलग है। दूसरी बात जो बात कर रहे थे हम कि भाई वो 6 महीने की ट्रेनिंग करें, मुझे लगता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग होगी, इसके अंदर थोड़ा सा वो बदलाव आएगा। ये कहना कि क्या हमारा स्तर कम होगा, वो तो मुझे नहीं लगता होगा। ये मरने मिटने के लिए तैयार होंगे। सर से मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो वेटरन्स हैं जो रिटायर हो रहे हैं उनको जॉब मिले, इसके लिए सेना में अफसर चिंतित हैं। मैं उनके वेबसाइट में जाकर के सारे लेख पढ़ करके आया हूं, वो चिंतित हैं कि उनको इस तमाम स्किल योजनाएं चला देने के बावजूद जो सेना से अभी बाहर हो रहे हैं उनको जॉब नहीं मिल रहे हैं। तो फिर इन नौजवानों को कहां से जॉब देंगे? मेरा प्रश्न ये है कि इन्हें चिंता है कि आज जो बाहर आ रहे हैं उन्हें जॉब नहीं मिल रही, ये इनका फोकस रोजगार के ऊपर है। मेरा प्रश्न ये है कि जो युवा 17 साल 17.5 साल की आयु में आर्मी में जाएगा, डिफेंस फोर्सेस में जाएगा और वो बाकायदा ट्रेन होगा,
वो 21 वर्ष में जब बाहर आएगा तो आपको क्या लगता है वो चन्नी तोड़ेगा? वो ही इज गोइंग टू बी ट्रेन, उसकी ट्रेनिंग होने वाली है। दूसरी चीज है पैरामिलिट्री अगर उनको रोजगार नहीं मिला तो वो दूसरी अगर नहीं मिला तो वो चीजें भी हो सकती है। अगर नहीं मिला नहीं वो चीजें हो सकती है। देखिए मैं केवल एक चीज गंभीरता के साथ कह रहा हूं कि अगर देखिए कोई अपना भविष्य सुरक्षित परिस्थितियां आदमी को अच्छा और बुरा बनाती हैं, वो परिस्थितियां अगर सरकार उनको उपलब्ध नहीं कराएगी, वो आर्मी ट्रेनिंग भी लिए हुए होंगे। सोच लीजिए आज की तारीख में स्किल्ड आदमी को आप कह रहे हैं। इसका जवाब